वेलकम स्टूडेंट। आपका रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 29 जनवरी से स्टार्ट है और आज से जो साइंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, इसमें मैं आपको 1000 प्रश्न करवाऊंगा और वही प्रश्न होंगे जो पेपर में छपेंगे। आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है। वीडियो को पूरी देखना है, कलम कॉपी के साथ नोट करना है जो आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरा वादा है कि मैं ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि हमारे भाई बहन जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने मित्र तक शेयर कर देना है या किसी स्टडी ग्रुप में, क्योंकि जब क्लास में अधिक व्यू आता है और वीडियो लाइक रहता है तो इंसान मोटिवेट रहता है और क्लास लाने का प्रयास करता है। तो अगर मैं क्लास लेके आता हूं तो हमारा मोटिवेशन आप हैं। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के समविचरण में सिलिकॉन वस्तु का प्रयोग होता है, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेनों द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। तो रेडियो संचार में जो उत्सर्जित संकेत होते हैं वो आयन मंडल पर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। किसे निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है इसका आंसर। क्या न्यूटन का रंग चक्रिका परीक्षण के कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में विशुद्ध स्पेक्ट्रम का निर्माण की अशुद्ध स्पेक्ट्रम का निर्माण की दृष्टि के अस्थायित्व तो होगा, यही इसका करेक्ट आंसर। न्यूटन के रंग के चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए दृष्टि का अस्थायित्व उत्तरदायी है, ये इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। इसमें वही प्रश्न अब लेकर आ रहा हूं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, पहला गलत है। कुंडली में घर्षण होता है, गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1 माइक्रोन जो है वो 0.001 मिलीमीटर, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बराबर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ आपको बताना है। फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ क्या है? केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, गलत। एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, गलत। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो मनुष्यों के लिए जो मानक स्तर ध्वनि है वो 60 dB है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सोनार। जो वस्तु गायब हो जाती है उसे सोनार यंत्र के द्वारा हम पता लगाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? आपको बताना है निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक घनत्व है वह इसमें हो जाएगा हीरा, सी डायमंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा
करने के लिए की जाती है तो वो अभिकेंद्रीय बल जो कि सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है कि सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए की जाती है, और जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो वह बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? बल का आवेग कहते हैं। और आवेग क्या है? आवेग एक सदिश राशि है। और न्यूटन सेकंड क्या है? आवेग का मात्रक है। न्यूटन सेकंड क्या है? एक आवेग का मात्रक है। आवेग की दिशा वही होती है जो बल की होती है, ये भी आपको याद रखना है। आवेग की दिशा वही होती है जो बल की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त विकिरणों को क्यों पसंद किया जाता है? तो कम अवशोषित होती हैं, गलत है। अधिक अवशोषित होती हैं, अधिक फैलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम फैलती हैं, जो कि डी में दिया गया है। कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश का अपेक्षा अवरक्त विकिरणों का क्यों पसंद किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये कम फैलती हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? तो सबसे कम ध्वनि का क्या स्तर है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 0.0002। ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे कि 0.0002 dB अधिकांश क्या है? लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 जो हर्ट्ज है, ये तरंगे को हम श्रव्य तरंगे कह सकते हैं। और श्रव्य तरंगे हमारे कानों को सुन सकते हैं, ये याद रखना है, सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक तरंगे हम नहीं सुन सकते हैं, ये भी याद रखने हैं। पराश्रव्य तरंगे गठिया रोग उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए कार्य कर सकती हैं। ठीक है। और 20 हर्ट्ज से कम तरंगों को हम अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य रंग कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये पूरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, जहाज की चाल मापी जाती है। तो जहाज की जो चाल मापी जाती है वो नाट में मापी जाती है, जो कि डी में दिया गया है। अब इसका हम थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे कि जहाज की जो चाल है वो नाट में मापी जाती है। नाटिकल समुद्री दूरी का मापक यंत्र है। ठीक है। हार्स पावर शक्ति का मापक है, ये भी आपको याद रखना है। जूल कार्य का मात्रक है, ये भी आपको याद रखना है। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध रूप है, ठोस रूप है। तो जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या हम देखेंगे। शुष्क बर्फ का ठोस रूप कार्बन डाइऑक्साइड है, और बर्फ जल की ठोस अवस्था है। ठीक है। बर्फ क्या है? जल की ठोस अवस्था है। जल का ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था होती हैं। जल का कौन कौन सी अवस्था? ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोच्च विद्युत चालक है? देखिए विद्युत चालक, विद्युत उसे कहते हैं जिसमें विद्युत गमन करती है। तो विद्युत चालक जो सर्वोच्च है वो है चांदी, जो कि डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। पीएन संधि की हाशी स्तर की चौड़ाई आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पीएन संधि की जो हाशी स्तर की चौड़ाई होती है वो पश्च दिशिक बायस के अंतर्गत बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है तो उसे किस रोग से ग्रसित है?
वह किस रोग से ग्रसित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक अस्पष्टतम जो दृष्टि की न्यूनतम होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से हमें किसी वस्तु को देखनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का जो प्रयोग है वो मॉडरेटर मतलब नियामक के रूप में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे थोड़ा सा इसका डिफिनेशन। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है, ठीक है। और भारी जल को D2O सूत्र क्या होता है भारी जल का? D2O और गुरु जल भी कहते हैं। उड़ीसा में तलचर भारी जल का निर्माण के लिए विख्यात है। उड़ीसा में जो तलचर है, तलचर शहर, वो भारी जल के निर्माण के लिए विख्यात है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्त। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं सभी को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक होमी जे भाभा हैं, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको डिफिनेशन देखना है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक होमी जे भाभा हैं और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, 10 अगस्त 1948 को किया गया। और 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई और परमाणु कार्यक्रम प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा, ध्रुव आदि रिएक्टर के नाम हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो हमें पता है परमाणु में कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो वो यहाँ पे जो होता है कण न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन 3 होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नाभिक के अंदर कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया नाभिक से संबंधित नहीं है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों है, लेकिन मेरो नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा हम व्याख्या देखेंगे। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना का सिद्धांत दिया, ये भी आपको याद रखना है। परमाणु के संरचना का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया। नाभिक जो केंद्र बिंदु होता है परमाणु संरचना में, वो नील बोहर ने दी, ठीक है। जो केंद्र बिंदु होता है उस परमाणु संरचना में, उसे नील बोहर ने दिया, ये भी याद रखना है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में किया। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, ये भी याद रखना है। तैरने का नियम जो है उसे आर्किमिडीज ने दिया, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो जितने भी डीपली पॉइंट है मैं उसे भी साथ में लेकर चल रहा हूँ। इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, जहाँ पे सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। वहाँ पे जाके आप इसका आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, COP अरविंद जायसवाल या एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, दोनों नाम से ID है। अब वहाँ पे अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? देखिए, जो अच्छा चालक होता है उसमें विद्युत गमन करता है, जो हीन चालक मतलब जो बुरा चालक होता है उसमें विद्युत गमन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो सीसा है, सीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। हीन चालक जो है वह सीसा
हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य पेंसिल में होता है, तो सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट होता है जो कि डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस आवर्धक लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है आपको, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो इन चारों में वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ डिफिनेशन देखेंगे। वायु प्रदूषण का एक प्रमुख उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अब हम CO गैस के बारे में बताएं तो CO एक प्रदूषित धुआं है जो जीवों के लिए हानिकारक होता है, और CO अधिक मात्रा में खून में पहुंचकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। CO के द्वारा फेफड़ों में कैंसर, सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है। CO एक रंगहीन, गंधहीन, अत्यधिक जहरीली गैस है, और यह प्राकृतिक गैस कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन मतलब जलाने से या उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं, आपको बताना है। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो अपेक्षित तरंगे हैं वो रेडियो तरंगे हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम व्याख्या देखेंगे। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग को रेडियो तरंग कहते हैं, और रेडियो तरंग के लिए आयन मंडल महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। बेतार के तार का आविष्कार मार्कोनी ने 1901 में किया था, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है, निम्नलिखित में से उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदों को खरीद करता है और कि वह उन्हें कीमत बढ़ाने के निकट भविष्य में बेच देगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तेजड़िया होता है, बुल, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। इसे सौदा को खरीदा जाता है, जैसे कीमत इसका बढ़ता है भविष्य में उसे बेच दिया जाता है, तो उनको हम कहते हैं तेजड़िया या बुल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, दूरदर्शन टीवी का ध्वनि संकेत होते हैं। तो दूरदर्शन जो टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं वो आवर्ती मांडुलित होते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूरदर्शन के बारे में अगर हम बात करें तो दूरदर्शन टीवी ध्वनि संकेत आवर्तित मांडुलित होते हैं, ये आपको पता है। और टेलीविज़न जो होता है इसका आविष्कार टेलर फारन्सवर्थ ने किया, ये भी पॉइंट याद रखना है। और टेलीविज़न JL बियर्ड ने 1925 में इसका आविष्कार किया, ठीक है। अब टेलीविज़न दो था, एक इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो उसकी खोज जो किया था उसे टेलर फारन्सवर्थ ने किया था, और जो टेलीविज़न यांत्रिक था उसका आविष्कार JL बियर्ड ने 1925 में किया था। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 से आकाशवाणी रखा गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो तड़ित जो है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट के गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण लागू होता है, जो कि सी में दिया गया है। दोस्त, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्लास को अपने किसी भी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो प्रशीतन मतलब ठंडे के लिए तो फ्रियान का किया जाता है, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे फ्रियान क्या है। तो फ्रियान गैस का प्रयोग प्रशीतन में होता है, ये हमें पता है।
जल में सड़ी वस्तु से फास्फीन गैस निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। जल में सड़ी वस्तु से फास्फीन गैस निकलती है। रॉकेट आदि अंतरिक्षयान से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, रॉकेट आदि अंतरिक्षयान से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड CO पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। CO क्या है? सांस लेने के माध्यम से रक्त आदि में मिल जाती हैं। अभी मैंने आपसे बताया जिससे अनेक बीमारियां होती हैं, विशेषकर फेफड़ों में बीमारियां होती हैं। मैंने बताया कि कैंसर, दमा जैसी बीमारी इसी के कारण होती है। और आगे यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, जिस कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ आपसे पूछा भी जाता है कि रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों आपका खराब नहीं होता, तो जो वहाँ पे जीवाणु फफूंदी रहते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए इन सभी टॉपिक को इम्पोर्टेंट है, मैं सब साथ में लेकर चल रहा हूँ। नीचे दिया गया है यहाँ पे, फिर रेफ्रिजरेशन मतलब प्रशीतन के तहत जीवाणु या कीटाणुओं की वृद्धि दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़कने में समान समय लगता है कि एक ही गति होती है, कि वही समय और वही गति लगते हैं, कि वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है, जो कि डी में दिया गया है। आगे हम देखेंगे, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म मतलब गर्मी में, ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने के कारण क्या है आपको बताना है। तो जो कच्ची मिट्टी होती है वो बुरी चालक होती है, बस यही याद रखना है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है? तो हमें पता है अगर केरोसिन लैंप में जब चिमनी के नीचे छिद्र होता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? तो वायु में ध्वनि का वेग, देखिए वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? घटता है। ये याद रखना है, ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। इनका हम थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ देखेंगे कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। देखिए ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, और सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो किस में होती है? ठोस में। ये भी याद रखना है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के प्रत्यास्थता तत्व और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद कम गैस में होती है। यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर सेकंड है, और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर सेकंड है। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर, तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो 30 सेंटीमीटर, तरंग उसका 2 गुना 60 सेंटीमीटर होगी, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता AC में पारंगत होता है, उसका क्या कारण है? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विद्युत दीर्घ दूरी एक उच्च वोल्टता AC में पारंगत होने से ऊर्जा की कम हानि होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, आपको बताना है। लाभप्रदता जो निर्भर करती है वो संसाधित न्यास की गुणता पर, कि संसाधन न्यास की मात्रता पर, कि न्यास की संसाधन की गति पर, कि ए और सी दोनों। तो इसका आंसर आपको
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए न्यास की संसाधन की गति पर, जो कि सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया। आर्यभट्ट 19 अप्रैल, ये याद रखना, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। आर्यभट्ट कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा वैंकूवर में छोड़ा गया, ये भी याद रखना है, प्रक्षेपण यान द्वारा वैंकूवर में छोड़ा गया। आर्यभट्ट उपग्रह विज्ञान से संबंधित है। आर्यभट्ट भारत के पहले महान खगोलविद थे जो गुप्त काल से संबंधित थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम पटना है। ठीक है। भास्कर 17 जून 1979 को वैंकूवर से छोड़ा गया था, जो पृथ्वी पर्यवेक्षण के लिए है, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर जो है वो उद्दीप्त विकिरण के द्वारा, यहाँ विकिरण होगा, के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की ज़रूरत होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, जो कि ए में दिया गया है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। ठीक है। वर्षा जल पीने के उपयोगी नहीं होता, क्योंकि उसमें पीने वाले पानी की तरह खाद्य लवण घुले नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और 65 लीटर नीचे पृथ्वी से जाने पर, 65 मीटर नीचे पृथ्वी से जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये प्रश्न बना था कि अगर 65 मीटर नीचे अगर आप जा रहे हैं पृथ्वी के, तो कितना तापमान बढ़ेगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ये वही पॉइंट लिखा गया है जो पेपर में छपे हैं। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो लापरवाही आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 165 मीटर वायुमंडल में जाने पर तापमान क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे व्याख्या। जिन पदार्थों के अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। और प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। और आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो धूल एवं कण अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो प्रकाश सभी दिशा में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हर पॉइंट को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में, जो कि ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सी स्थूलता के 2 पिंड एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की ऊंचाई से फेंका जाता है। ठीक है। एक पिंड क्या है? ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया और दूसरा पिंड समतल फेंका गया। तो क्या हो गया? एक ऊर्ध्व फेंका गया और एक समतल फेंका गया, तो दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए में दिया गया है। जब साबुन के एक बुलबुले पर कुछ चार्ज रखा जाए तो क्या होता है? हमें पता है। तो क्या होते है? उसकी त्रिज्या घट जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम, जो कि सी में दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में
कैडमियम नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हान के द्वारा दिखाया गया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से परमाणु बम बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से, और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण में निहित होता है। तो जो स्याही निहित होता है वो केस्का क्रिया घटना के द्वारा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो यह गति का जड़त्व नियम जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि जो इसका तरंग दैर्ध्य है वो बहुत छोटा होता है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा डिफिनेशन हम जानेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। सबसे अधिक अगर प्रकाश पूछा जाए कि दूरी कौन सी हो, सबसे अधिक कहाँ चल सकता है, तो निर्वात में, ये भी पॉइंट याद रखना है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होगा, तो वह लागू होगा गति का तीसरा नियम जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है काला बॉक्स जो कि सी में दिया गया है। हमें पता है काला बॉक्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो इसका हम थोड़ा सा व्याख्या यहाँ देखेंगे। उड़ान अभिलेखी काला बॉक्स तकनीक का नाम है। ब्लैक बॉक्स का उद्देश्य विमान की दुर्घटना आदि होने पर विमान का वास्तविक स्थिति जानने के लिए होता है। ठीक है, काला बॉक्स कठोर आवरण से बना होता है, दुर्घटनाओं को ठीक जानकारी उपलब्ध कराती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है, आपको बताना है। क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है, तो नर्म लोहा है जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बाल पेन जो है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे काम करता है जो कि सी में दिया गया है। अब यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा व्याख्या। बाल पेन गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, आपको याद रखना है जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, घट जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये थे साइंस के दोस्त 52 प्रश्न, और मैं इसी तरह 1000 प्रश्न करवाऊंगा, और आशा करता हूँ इसी तरह 1000 प्रश्न आप देख लेंगे तो आपके अंदर के साइंस का डाउट क्लियर हो जाएगा, और आप जितने प्रश्न आएंगे सभी को छाप के चले आएंगे। क्योंकि मेरा वादा था कि मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, तो मैं उसी टाइप का प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और प्लस व्याख्या सहित। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।